हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोनाफाइड ज्ञान। आज जिस टॉपिक पे मैं बोलने जा रहा हूं वो है कंप्लेंट केस। कंप्लेंट केस कैसे दायर किया जाता है और किन परिस्थितियों में दायर किया जाता है ये बताने वाला हूं। ये लॉ के स्टूडेंट्स और अदर पर्सन्स हु आर रिलेटेड विद द लीगल प्रोफेशन, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले ऐसे सिंपल शब्दों में कंप्लेंट है क्या? परिवाद पत्र कहते हैं। अरे भाई, बहुत सीधी सी बात है। यदि मैजिस्ट्रेट के सामने मौखिक या लिखित रूप में कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ आरोप लाता है, वो नोन है या अननोन है, इस उद्देश्य से कि मैजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन ले, उसी को कंप्लेंट कहते हैं। इसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं निहित है। अब ऐसे जाएं तो इट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D ऑफ द CRPC। वहां कहा गया है कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू ए मैजिस्ट्रेट विद ए व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड। अंडर दिस कोड का मतलब है CRPC के अंतर्गत, दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज committed an offense but does not include a police report। क्लियर है? बहुत आसान है। कंप्लेंट केस क्या है? 2D में डिफाइंड है। अब एक चीज यही बता देना चाहूंगा कि जैसा आप जानते हैं कि FIR सिर्फ किस केस के लिए हो सकता है? जहां कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, संज्ञेय अपराध हो। मगर कंप्लेंट करने के लिए ऐसी कोई बंदिश नहीं है। आप चाहें तो कॉग्निजेबल ऑफेंस या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, दोनों के लिए कंप्लेंट दायर किया जा सकता है। अक्सर उन परिस्थिति में लोग कंप्लेंट में जाते हैं, थाने पे गए, उनका केस लिया नहीं जा रहा है, थाना प्रभारी या पुलिस वाला उसका केस दर्ज नहीं कर रहा है, तब वो मजबूर होकर कोर्ट की शरण में जाता है और वहाँ पे परिवाद पत्र दाखिल करता है और वहाँ शिकायत करता है कि साहब हम थाने पे गए, पुलिस ने मेरा केस दर्ज नहीं किया। अब जहाँ तक कंप्लेंट किस फॉर्मेट में दाखिल किया जाना चाहिए, तो CRPC में कोई भी फॉर्मेट उपलब्ध नहीं है, कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है। तब सवाल उठता है क्या फॉर्मेट होना चाहिए? तो देखिए, मैं अभी ये फॉर्मेट इस पे डाल रहा हूँ साइड में, आपके काम आएगा। इसमें सबसे ऊपर कोर्ट का नाम, अक्सर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के यहाँ होता है। फिर परिवाद संख्या, इंग्लिश में है तो कंप्लेंट केस नंबर। दूसरा, फिर परिवादी का नाम, केस करने वाले का नाम, पूरा पता, उम्र सब चाहिए। और बनाम अभियुक्त का पूरा नाम, पता और एज, कहीं माइनर को तो नहीं आप एक्यूज बना रहे हैं, और उसका एज, ये सब लिखना होगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जितने को भी एक्यूज बनाना है वो नंबर वाइज आप बना देंगे, वो हो जाएंगे। पहला वाला हो जाएगा आवेदक और दूसरा हो जाएगा अभियुक्तगण। फिर डेट ऑफ अकरेंस, किस दिन की घटना है। फिर गवाहों का नाम, किन लोगों ने देखा है उसको। फिर डेट एंड टाइम। फिर प्लेस ऑफ अकरेंस, घटना कहाँ पे घटी और किन धाराओं में केस मेकर आउट हो रहा है। अगर आप वकील के माध्यम से जा रहे हैं तो धारा वो लिख देगा किन किन धाराओं में केस बन रहा है, और अगर आप स्वयं फाइल कर रहे हैं कंप्लेंट तो धारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो कोर्ट विल डिसाइड कि कौन सी धाराएं बन रही हैं। और फिर उसके बाद वहाँ से करके आप शुरू कर देंगे कि क्या घटना घटी है, उसको लिख देंगे और अंतिम में प्रेयर यही करेंगे कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए उनको सजा देने की कृपा की जाए। यही कंप्लेंट है। कोई बहुत उसमें वो नहीं है, बातों को अच्छी तरह से रख देना है आपको। चाहे तो ओरली भी जाके कह सकते हैं कोर्ट के सामने कि साहब मेरे साथ ये घटना घटी है, एक अपनी हाजिरी लगा के, या राइटिंग में भी कह सकते हैं। अब ये जो होता है, जैसे ही आपका कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के सामने जाएगा तो वो सेक्शन 190 ऑफ द CRPC के अंतर्गत संज्ञान लेगा, और संज्ञान लेने के बाद एक कंडीशन ये हो सकती है कि जिस कोर्ट ने संज्ञान लिया है उसने CRPC की धारा 190C, सब क्लॉज C के अंतर अगर उसने अंतर्गत संज्ञान लिया है तो यानी C में यह है कि
कोर्ट ने स्वयं अपने नॉलेज के आधार पर आपके खिलाफ संज्ञान ले लिया उस अभियुक्त के खिलाफ, तो वैसी स्थिति में उस अभियुक्त को सेक्शन 191 में अधिकार होगा कि एक आवेदन दे और कहे कि साहब मेरा केस आपके द्वारा नहीं किसी अन्य मजिस्ट्रेट के द्वारा सुना जाए, मेरा केस वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और कोर्ट को ट्रांसफ़र करना होगा। और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि कोर्ट के पास बहुत काम है, तो वो 192 में चाहे जिस मैजिस्ट्रेट को चाहे उसको वो केस ट्रांसफ़र कर देगा, और वहाँ जैसे ही ट्रांसफ़र होगा तो सीआरपीसी की धारा सेक्शन 200 के अंतर्गत वो क्या करेगा, कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन करेगा। देखिए यहाँ एक बात और है, कंप्लेनेंट के एग्जामिनेशन के बाद ही अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ सही में इसके साथ घटना घटी है, तो वो डायरेक्ट समन इशू कर सकता है अभियुक्तों को। अगर नहीं सेटिस्फाई हो रहा है कंप्लेनेंट की बातों से, तो उसे कहेगा आप 202 में अपने गवाहों को प्रस्तुत करें अपने केस के समर्थन में, उसे जांच गवाही कहते हैं। बीच में एक बात और रह गई, 201 में मान लीजिए आपको पता नहीं है कि आपका केस किस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में आता है, और वहाँ जाके आपने अपना कंप्लेंट दाखिल कर दिया, कोर्ट को लगा या वहाँ बोलने चले गए कि साहब मेरे साथ ये घटना घटी है, तो कोर्ट जैसे ही देखेगा कि नहीं आपकी घटना जो आपके साथ जो घटना घटी है उसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन यानी क्षेत्रीय जुरिसडिक्शन जो है उसका वो फलना कोर्ट के अंतर्गत आता है, तो आपको डायरेक्शन दे देगा कि आप चले जाइए उस कोर्ट के पास लिखित में रिकॉर्ड में, या लिखित में कंप्लेंट है तो उस कंप्लेंट को वहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, ये 201 में। और अगर ऐसा नहीं है उसको जुरिसडिक्शन है तो 202 में वो आपकी जांच गवाही शुरू कर देगा। अब यहाँ एक मज़ेदार बात है 202(1) में कि जो कंप्लेंट लाया गया है अभियुक्तों के खिलाफ, वो अभियुक्त दूसरे कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में रहते हैं, यानी जहां परिवाद पत्र लाया गया उसका एड्रेस जो है वो उस टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में वो दो काम कर सकता है, एक तो स्वयं भी इंक्वायरी कर सकता है कोर्ट, और दूसरा इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस के पास भी भेज सकती है। ऐसा 202(1) में है कि इंक्वायर हिमसेल्फ फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन वेदर द एक्यूज इज रिजाइडिंग वेयर द एक्यूज इज रिजाइडिंग बियॉन्ड द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। मगर वही परिवाद पत्र यदि एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है, यानी सेशन का मामला बन रहा है, तो वैसे कंडीशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं भेजेगी, और सीआरपीसी की धारा 202 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत वो सारे विटनेसेस जो परिवाद पत्र में नामित है उनका स्वयं वो इंक्वायरी करेगी, स्वयं एग्जामिनेशन करेगी उन विटनेसेस का। मुझे लग रहा है क्लियर हो रहा है ये, इसमें अगर कोई डाउट नहीं, सीधा सा है कि अगर जो अभियुक्त जिनको बनाया गया है उनका एड्रेस बियॉन्ड जुरिसडिक्शन ऑफ दैट कोर्ट है जहां पे परिवाद पत्र लाया गया है, तो वैसी स्थिति में वो दो चीज़ कर सकते हैं, स्वयं इंक्वायरी भी और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी भेज सकते हैं। मगर अगर वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है, तो वैसी स्थिति में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको वो नहीं भेजेंगे, वो स्वयं उसको उसमें इंक्वायरी करेंगे 202 में। और कंप्लेनेंट से पूछताछ कर ली गई, उनके गवाहों को पूछताछ कर लिया गया 202 में, और कोर्ट को लगता है कि कोई केस नहीं बनता है भाई अभियुक्तों के खिलाफ, तो 203 में सीआरपीसी की धारा 203 में डिसमिस कर दिया जाएगा पिटीशन को, कंप्लेंट को, कि भाई कोई केस नहीं बनता है आप जो लाएं। और यदि उसको लगता है कंप्लेंट की गवाही जब 200 में ली गई प्लस 202 में जांच गवाही ली गई उनके गवाहों की, और कोर्ट को ऐसा प्रतीत होता है कि इनके खिलाफ कोई घटना घटी है, कोई ऑफेंस कारित हुआ है, तो वैसी स्थिति में 204 सीआरपीसी की धारा 204 के अंतर्गत अभियुक्तों के खिलाफ समन इशू कर देगी। ठीक है, अब यहां भी कई बातें हैं कि इंक्वायरी के बाद कोर्ट को लगा ये जो है केस ट्राइबल बाय द कोर्ट समन्स, ट्राइबल बाय द समन्स केस है, यानी समन्स ट्रायल है। समन्स ट्रायल है मतलब 2 साल से कम की सजा वाला मामला है, तो वैसे केस में वारंट नहीं इशू करेगी, पहले उसको समन भेजेगी अभियुक्तों को कि भाई आप आइए, आपके खिलाफ केस मेड आउट हो रहा है प्रिमा फेसाई। ठीक है, और अगर वारंट ट्रायल केस का मेड आउट हो रहा है, यानी 2 साल से अधिक की सजा का केस मेड आउट हो रहा है, तो समन भी इशू कर सकती है और साथ के साथ वारंट भी इशू कर सकती है। अगर उसको लगता है नहीं ये भाग जाएगा,
भागने वाला है, ओबे नहीं करेगा समन को, तो वैसे कंडीशन में कोर्ट उसके खिलाफ डायरेक्ट वारंट भी इशू कर सकती है। ठीक है, ये 204 के सब क्लास बी में। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ही कोर्ट ने समनिंग ऑर्डर कर दिया 204 में कि अभियुक्तों के खिलाफ समन जारी किया जाए, उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया प्रेमा फसाई इन धाराओं में केस बनता है, तो एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि उसको लिस्ट ऑफ विटनेसेस फाइल करना प्लस एक प्रोसेस फी दाखिल करना। प्रोसेस फी को आम बोलचाल में बिहार में बोलते हैं तलवाना दाखिल करना, यानी एक कोर्ट फी दाखिल करना होता है एक पन्ने पे, और जब वो दाखिल करेंगे और कंप्लेंट की एक कॉपी दाखिल करेंगे आप, जो परिवाद पत्र लाया गया है उसकी एक कॉपी, तो उसके साथ लग के कंप्लेंट पेश केस के साथ लग के वो सम्मन उसको भेजा जाएगा कि ये केस है आपके खिलाफ, आप आइए अभियुक्त को। और अगर नहीं दाखिल करता है वो प्रोसेस फी, तो कोर्ट को डिस्क्रिशन है कि वो नहीं इशू करेगा और डिसमिस फिर कर देगा पिटीशन को। इसलिए यहाँ बहुत अलर्ट रहना है, जैसे ही समनिंग ऑर्डर हुआ तुरंत तलवाना यानी प्रोसेस फी कोर्ट में दाखिल कर दें। फिर 205 है सेक्शन, जिसके अंतर्गत कोर्ट चाहे तो एक्यूज्ड को डिस्पेंस विथ पर्सनल अटेंडेंस भी कर सकता है। कोर्ट को लगता है कि भाई बहुत हार्श होगा उसको बुलाना, डेट में आना और यहाँ ट्रायल करना, तो उसके वकील उसके बिहाफ में अपेयर होंगे और अभियुक्त को उसके पर्सनल अटेंशन से बरी कर दिया जाएगा, डिस्पेंस कर दिया जाएगा। और जब जरूरत होगी कोर्ट उसको बुलाएगा, जैसे चार्ज के समय जरूरत होगी या बयान के समय जरूरत होगी, 313 का जो बयान होता है, या जजमेंट के समय जरूरत है कि आप आइए, तब उसको बुलाया जा सकता है। ठीक है, 206 में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये स्पेशल समन्स इन पीटी केसेस है, जहाँ 1000 तक की सजा है उसमें एक स्पेशल समन जाएगा, तो उसको आने की जरूरत नहीं है, वो अपने वकील के माध्यम से भी अपेयर होके पैसे जमा कर सकता है जो फाइन की फी है। अब आता है 208। ठीक है, 207 की यहाँ बात नहीं करेंगे, वो पुलिस केस से संबंधित है। 208 में क्या होता है कि जैसे ही अभियुक्त सम्मन पे अपेयर हुआ और कोर्ट को लगता है कि द केस which is made out against the accused persons is exclusively triable by the court of session, then he will provide him the copy of complaint। और 202 में जो जांच गवाही ली, यानी कंप्लेनेंट के गवाहों का जो उसने एग्जामिनेशन किया, वो ये सब और भी कोई डॉक्यूमेंट दाखिल किया गया, वो सब उसको सप्लाई करेगा और उसके केस को भेज देगा सेशन, कहेगा साहब आप वहाँ चले जाइए सेशन न्यायालय में, वहाँ आपका केस चलेगा। यहाँ एक बहुत मज़ेदार बात बताने की है जो बहुत गौर करने की बात है। यदि कंप्लेंट केस पे समन्स केस मेड आउट होता है, यानी 2 साल से कम की सजा, तो सम्मन केस का प्रोसीड्यूर अडॉप्ट होगा, और यदि सेशंस केस मेड आउट होता है तो सेशंस केस का जो प्रावधान दिया गया है 225 से सीआरपीसी में, वो अडॉप्ट होगा प्रोसेस उसका। सिर्फ वारंट केस यदि मेड आउट हो रहा है तब उसके लिए स्पेशल प्रोविजन है। ठीक है, वो थोड़ा पुलिस केस से अलग है, वारंट केस का प्रोसीड्यूर। यहां से जैसे ट्रायल शुरू होने वाला है, अब अभी हुआ नहीं है, अनलेस द चार्ज विल बी फ्रेम ट्रायल विल नॉट कमेंस। अभी तक तो इंक्वायरी चल रही थी, समन चल रहा था और समन पे उपस्थित हुआ, उनको कागजात दिया गया है। अब क्या होगा, अब 244 में, अगर पुलिस केस होता यहीं पे तो 242 में, सेक्शन 242 सीआरपीसी में उसकी गवाही होती, मगर यहाँ 244 में अब कंप्लेनेंट के जो विटनेसेस हैं उनका एग्जामिनेशन होगा। यहाँ बहुत मज़ेदार बात है कि यहाँ जो एक्यूज्ड है उसके वकील को या उसको ये डिस्क्रिशन होगा कि यहीं क्रॉस एग्जामिन कर ले वो उसका, या कहे कि साहब हम बाद में क्रॉस एग्जामिन करेंगे, बाद में भी वो क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। इसीलिए इस गवाही को जो 244 में होती है, आपने सुना होगा कोर्ट में बिफोर चार्ज गवाही है, एक कहते हैं कंप्लेंट केस में आफ्टर चार्ज गवाही है, ऐसा पुलिस केस में नहीं होता है बिफोर चार्ज आफ्टर चार्ज, मगर कंप्लेंट केस में होता है। तो 244 में जो गवाही होती है उसी को कहते हैं बिफोर चार्ज प्रोसिक्यूशन एविडेंस। और फिर जब गवाहों की गवाही ले ली उन्होंने फिर से, यानी एक बार 202 में आए थे इंक्वायरी के समय वो गवाह, अब 244 में आ रहे हैं, उनकी गवाही लेने के बाद कोर्ट को लगता है कि कोई केस मेड आउट नहीं होता है,
तो वैसी स्थिति में 245 ऑफ द सीआरपीसी, सेक्शन 245 ऑफ द सीआरपीसी में एक्यूज्ड पर्सन्स को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। भाई जाइए घर जाइए आप, आपके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, कोई ऑफेंस नहीं बनता है। एक बार डिस्चार्ज डिसमिस था 203 में कि अगर जांच गवाही के बाद लगता है कोर्ट को कि कोई केस नहीं बन रहा है तो 203 में वहीं डिसमिस कर देता, मगर वहाँ लगा कि कुछ बन रहा है तब वो आगे बढ़ा और 204 में उसने समन जारी कर दिया। जब वो अपेयर हुआ तो उसको कॉपी सप्लाई कर दी गई 208 में, और 244 की गवाही शुरू हो गई, और 244 में गवाहों की गवाही उसके लेने के बाद लगता है कोर्ट को कि नहीं साहब कोई केस नहीं बन रहा है, तो 245 में डिस्चार्ज कर देगा। और यदि लगता है कि केस मेड आउट हो रहा है तो क्या करेगा, तो सबसे पहले चार्ज फ्रेम करेगा, यानी जो भी अभियोग आरोप उसके खिलाफ बन रहे हैं उसको लिखित में ड्राफ्ट करेगा कि भाई आपने दिनांक, आप सब जानते होंगे चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे फ्रेम होता है, फिर भी मैं बता दूं कि उसका चार्ज का एक फॉर्म होता है जिसमें हेड्स लिखे रहते हैं, उसमें लिखेगा आपने दिनांक इतना इतना को इतना बजे फलना स्थान पर फलना के साथ मारपीट कर उसे जख्मी कर दिया था। साथ ही आपने अगर उसके पॉकेट से कुछ ले लिया है या चेन वेन ले लिया, अक्सर रहता है केसों में, फिर वो विच इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन, जैसा भी ऑफेंस है 323 हो सकता है, 324 हो सकता है, 325 हो सकता है, जैसा भी ऑफेंस मेड हो रहा है विच इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 323, 324 ऑफ दी आईपीसी, जो भी है। और अगर उससे कुछ छीन भी लिया है चोरी की नीयत से तो फिर बनेगा आपने दिनांक इतना इतना को, ऐसे उसका पूरा चार्ज का होता है। 5 इंग्रेडिएंट हैं उसके थेफ्ट के, वो सारे उसमें रहेंगे विच इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 379 ऑफ दी आईपीसी, ऐसा रहता है चार्ज। तो उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम किया जाएगा, फिर उसको एक्सप्लेन किया जाएगा हिंदी में, जिस भाषा में वो समझता है उस भाषा में, जरूरी नहीं है हिंदी में ही, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। अब यहाँ जैसे ही उसको चार्ज सुनाया जाएगा तो यहाँ 2 बातें होंगी, या तो एडमिट करेगा हाँ साहब गलती हो गई, जैसे ही वो एडमिट करेगा यहाँ साहब हमसे गलती हो गई, हमने ऐसा किया, हम इसको स्वीकार करते हैं, कन्फेस करते हैं, तो वैसी स्थिति में फिर वहीं पे उसको सजा सुना दिया जाएगा, यानी 246 के सबसेक्शन 3 के अंतर्गत उसको कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट हो जाएगा। मगर वो कहता है नहीं साहब हमको झूठा फंसाया गया है, हम ट्रायल चाहते हैं, तो फिर 246 सबसेक्शन 4 के अंतर्गत वो उन विटनेसेस को सम्मन करने के लिए प्रेयर कर सकता है कि साहब जो 244 में गवाह एग्जामिन हुए हैं उनको हमको बुला दिया जाए, हम क्रॉस करना चाहते हैं। सीक्वेंस बता सकता है कि इस सीक्वेंस में मुझे गवाह चाहिए, ठीक है। फिर कोर्ट उसको सम्मन करेगी, उन गवाहों को फिर से लाया जाएगा, और फिर जो अभियुक्त है उसके वकील या स्वयं भी अभियुक्त चाहे तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है, ठीक है। फिर अब एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है जहां बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। मैंने बताया ना इसमें एक बार तो 202 में गवाही आई जांच के समय, फिर बिफोर चार्ज गवाही आई 244 में। मान लीजिए बिफोर चार्ज 4 गवाह दिए गए, अब उसी के आधार पे चार्ज फ्रेम हो गया। अब परिवादी का कहना है कि साहब मेरे पास और भी गवाह है जिनको मुझे देना है, उनको भी मैं एग्जामिन करना चाहता हूं, तो 246 के सबसेक्शन 6 में है कि फर्दर भी वो एडिशनल विटनेसेस दे सकता है, जिसे कोर्ट को लेना होगा, एग्जामिन करना होगा, ठीक है। और जैसे ही प्रोसिक्यूशन एविडेंस बंद होगा कि अब साहब हमको गवाह नहीं देना है, परिवादी कहता है यही मेरे 7-8 गवाह थे जिनको हमने एग्जामिन कर लिया, अब हमें कोई गवाही नहीं देनी है, तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस बंद होगा और बहुत इंपॉर्टेंट 313 का स्टेटमेंट होगा, यानी अभियुक्त को अब मौका दिया जाएगा कि भाई बताइए इतने गवाहों ने इतनी बातें बोली है आपके खिलाफ, आपका क्या कहना है इस पे, तो वो अपनी सफाई वहां पेश कर सकता है अभियुक्त। और उसके बाद फिर 247 में डिफेंस विटनेसेस का एग्जामिनेशन होगा। क्या आप अब अभियुक्त अपने बचाव में जो गवाह देना चाह सकता है उनकी गवाही कराएगा, और उन गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करेगा, तो परिवादी के वकील या परिवादी स्वयं भी कर सकता है, ठीक है। और फिर लास्टली 248 में कोर्ट उन गवाहों के बयान के आधार पर और दोनों पक्षकारों के आर्गुमेंट के आधार पर या तो अभियुक्त को एक्विटल करेगी या कन्विक्शन कर देगी।
सजा सुना देगी। जैसा भी मटेरियल आएगा वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है कंप्लेंट केस से संबंधित 249 कि एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट। कहता है कि कोई ऐसा मामला है जो लॉफुली कंपाउंडेबल यानी सुलह किया जा सकता है एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और केस का स्टेज कौन सा है, तो चार्ज हैज नॉट बीन फ्रेम्ड, यानी चार्ज फ्रेमिंग से पहले का स्टेज है, यानी 245 के पहले का स्टेज है, यानी 244 या 202 कोई भी स्टेज है जिसमें जांच गवाही चल रही है या बिफोर चार्ज गवाही चल रही है 244 में, और कंप्लेनेंट एब्सेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ क्या क्या चीज़ होना चाहिए वह उस परिवाद पत्र में। पहला लॉफुली कंपाउंडेबल, दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होना चाहिए, तीसरा केस का स्टेज बिफोर चार्ज होना चाहिए यानी चार्ज फ्रेमिंग के पहले का स्टेज। और ऐसी स्थिति में अगर कंप्लेनेंट कभी एब्सेंट रहता है तो कोर्ट चाहे तो उसके केस को फिर डिसमिस कर सकती है और एक्यूज को डिस्चार्ज कर सकती है, सॉरी डिसमिस नहीं, डिस्चार्ज कर देगी। तो इसलिए अगर परिवाद पत्र दाखिल किए हैं और बिफोर चार्ज का स्टेज है तो वहाँ बिल्कुल परिवादी को अलर्ट रहना पड़ेगा कि कभी एब्सेंट नहीं होना है, हर डेट पे जाना है, अपनी पैरवी करनी है। नहीं तो कोर्ट चाहे उस परिधि में यदि आएगा उसका केस जिसमें लॉफुली कंपाउंडेबल, नॉन कॉग्निजेबल एंड बिफोर चार्ज का स्टेज है, तो कोर्ट कभी भी चाहे तो अभी उसको डिस्चार्ज कर सकती है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 250, अगर किसी कंप्लेनेंट ने, परिवादी ने किसी के खिलाफ झूठा केस लाया तो कोर्ट चाहे तो उसको कंपनसेशन देने के लिए भी कह सकती है। तो यही कंप्लेंट केस का प्रोसीड्योर है। तो कंप्लेंट, फिर एक बार मैं दोहरा रहा हूं, कंप्लेंट केस का प्रोसीड्योर यदि वारंट ट्रायल केस है तब ये प्रोसीड्योर फॉलो होगा जो मैंने कहा है। अगर वो समन्स ट्रायल का कंप्लेंट है तो वही चलेगा जो पुलिस केस पे चलता है। अगर वो सेशंस ट्रायल का कंप्लेंट है तो सेशंस ट्रायल के लिए जो पुलिस केस पे जो सेशंस ट्रायल का प्रोसीड्योर है वही प्रोसीड्योर अडॉप्ट होगा। वहां ये बिफोर चार्ज आफ्टर चार्ज नहीं चलेगा। ये हाँ, एक और 246 में एक बहुत बढ़िया लैंग्वेज लिखी हुई है, एट एनी प्रीवियस स्टेज ऑफ द केस में कुछ आता है तो उसके आधार पे। तो एट एनी प्रीवियस स्टेज में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 202 के गवाही जो जांच गवाही है उसके आधार पे भी सोचते हैं कि वो तो प्रीवियस स्टेज ऑफ द केस है, उसके आधार पे हम चार्ज फ्रेम कर दें। ऐसा नहीं कर सकते। एट एनी प्रीवियस स्टेज से मतलब है 244 की गवाही, बिफोर चार्ज जो गवाही आई उसमें अगर कोई गवाही आई है तो उसके आधार पे ही कोर्ट चार्ज कर सकती है, चार्ज फ्रेम कर सकती है। 202 के गवाही के आधार पे चार्ज नहीं। फर्ज करिए कि 202 की गवाही में जांच गवाही हुई, उसमें केस सही पाया गया और समन भी हो गया 204 में, अभियुक्त गण अपेयर भी हो गए कोर्ट में, और 244 में कोई गवाह नहीं आ रहा है। परिवादी को बार बार डायरेक्शन दिया जा रहा है कि साहब अपने गवाह प्रस्तुत करें, और परिवादी नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में कोर्ट को उसे डिस्चार्ज करना होगा अभियुक्त को। ये नहीं कि 202 में तो गवाही आई थी उसके आधार पे हम चार्ज फ्रेम कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। तो मुझे लगा कि कंप्लेंट केस आपके समझ में आ गया होगा, प्रोसीड्योर कैसे दाखिल करना है ये भी समझ में आ गया होगा है। और अच्छा लगा तो इसे ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।